हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी दैनिक भास्कर का ये संपादकीय है, इसके बारे में देख रहे हैं। अभी हम टीवी न्यूज़पेपर सब जगह पे खबरें देख रहे हैं कि नेपाल के संकट को कई दृष्टिकोण से, यानी नेपाल में व्यापक आंदोलन छेड़ दिया गया है जनता के द्वारा। जो वहाँ की भ्रष्ट सरकार थी, वहाँ के जो जातिवादी लोग थे, जो कि बहुत लंबे समय थे उस शासन सत्ता को सुख भोग रहे थे, और अपने जो वंश परंपरागत वही लोग, उन्हीं के नाती बेटा वही लोग उस शासन सत्ता पर हथियार रहे थे, तो उन्होंने भ्रष्टाचार की बहुत सीमाओं का उल्लंघन कर दिया। हालांकि सरकार की ओर से केवल यही वक्तव्य दिया गया है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सबको बंद करने के आरोप में वहाँ की जनता उतर पड़ी, लेकिन वहाँ के जो जनता है उनका कुछ अलग पहलू है। तो आइए विभिन्न विभिन्न टाइप के ये यहाँ पर संपादकीय दी है, इनके माध्यम से हम देखते हैं। नेपाल में युवाओं के आंदोलन पर हुए बल प्रयोग ने जनता को उग्र बना दिया। राष्ट्रपति, पीएम और मंत्रियों के घर तक जला दिए। पीएम ने इस्तीफा दे दिया। भारत का पड़ोसी नेपाल पिछले 2.5 दशकों से अशांत है। 17 वर्षों की गैर राजतंत्र में 15 सरकार बदल चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाना चीन परस्त ओली सरकार को महंगा पड़ गया। युवा वर्ग सड़कों पर आ गया। सरकार ने एक दिन पहले तक इसे दक्षिणपंथी आंदोलन या संपन्न वर्ग द्वारा उत्साया बलवा बताकर बदनाम करना चाहा था, लेकिन आंदोलन का मुख्य कारण सरकारी स्तर पर फैला भ्रष्टाचार है। राजशाही से निकल प्रजातंत्र तक आने पर भी सत्ता पक्ष का रवैया राजा प्रजा वाला ही रहा है। हैशटैग नेपो किड्स, नेपो बेबी के नाम से वायरल हुई वीडियोस में मंत्रियों के परिजनों का ऐसो आराम की जिंदगी बिताना लोगों के आक्रोश का कारण बना, लेकिन सत्ताधारियों ने सोशल मीडिया को बैन करना मुनासिब समझा। नेपाल में विकास निगड़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय $1500 भारत से आधी है। अब बात करें यहीं पे, आज मैं एक कुछ पढ़ रहा था, उसके माध्यम से देखा कि मतलब और हकीकत भी है। भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था, आप देखिएगा, चौथी अर्थव्यवस्था तो है। आप देखिएगा भारत की प्रति व्यक्ति डॉलर, देखो यहाँ पे इस लेख में देख रहे हैं कि अपन नेपाल से तुलना कर रहे हैं, यानी नेपाल की आय भारत से आधी है। यानी भारत की जो प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 2900 के समथिंग, यानी 3000 के समथिंग है। जो कि अमेरिका के देख रहे हैं अपन, $90,000 प्रति व्यक्ति है ना। वहां से कितना, कैसे बहुत बड़ा कंपेरिजन है। ठीक है, जिनकी चौथी, पांचवी, छठवीं जो पांचवी छठवीं अर्थव्यवस्था, उनकी प्रति व्यक्ति 50-50 हजार डॉलर पे। तो एक अर्थव्यवस्था का होने का वो मतलब नहीं है, वो एक करंट जो प्राइस रहती है उस पर तुलना करके, यानी उसमें महंगाई भत्ता वगैरह वो सब इन्फ्लेशन रेट को इंक्लूड करके मेजरमेंट किया जाता है। वो छदम अर्थव्यवस्था होती है एक टाइप से। चलो मेन मुद्दे पर यहाँ बात करते हैं। तो पर्यटन को बढ़ाने के लिए अपेक्षित निवेश का अभाव है। अमीर अमीर गरीब की खाई बढ़ती गई है। बेरोजगारी 11% से ऊपर हो गई है। हर रोज 5,000 युवा नौकरी की तलाश में अन्य देशों में पलायन करने लगे हैं। चीन के तियाननमेन और अरब स्प्रिंग के आंदोलन के बाद हाल में बांग्लादेश, श्रीलंका के अलावा म्यांमार, पाकिस्तान भी शांत है। भारत को मौजूदा नेपाल संकट पर कई दृष्टिकोण से नजरें बनाए रखनी होगी। अगला है दैनिक जागरण, संकट में नेपाल। संपादकीय देखते हैं। राजशाही के खात्मे के बाद राजनीतिक अस्थिरता से दो चार होता रहा नेपाल इस बार अराजकता से भी घिर गया है। चिंताजनक यह है कि इस अराजकता का अंत होता नहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया कहे जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाबंदी के खिलाफ नेपाल के युवाओं ने जो विरोध प्रदर्शन किया है, वह जिस तरह इस पाबंदी को हटा लिए जाने के बाद भी जारी रहा, उससे यही स्पष्ट होता है कि नई पीढ़ी का आक्रोश केवल डिजिटल मीडिया पर पाबंदी को लेकर नहीं है। इसकी पुष्टि इससे होती है कि सड़कों पर उतरे युवाओं ने नेताओं के भ्रष्टाचार का उल्लेख कर उनके इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। इसके आसार नहीं थे। उनका आक्रोश इतना उग्र रूप ले लेगा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लेकिन उनकी दमनकारी रवैये से ऐसा ही हुआ।
उनके सत्ता से बाहर हो जाने के बाद यह प्रश्न खड़ा हुआ कि इस पड़ोसी देश का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। नेपाल की हालत काफी कुछ बांग्लादेश के घटनाक्रम की याद दिला रहे हैं। वहां भी छात्रों ने आरक्षण नीति से आक्रोशित होकर शेख हसीना सरकार के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा, वह उन्हें सत्ता से बेदखल करने का जरिया बना था। नेपाल में जो स्थिति बनी है उसके लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते। उनकी मनमानी नीतियां उन्हें ही ले डूबी। नेपाल के लिए चिंता का विषय केवल यह नहीं वहां भावी अंतरिम सरकार किस रूप में गठित होगी, उसके लिए चिंता की बात यह भी है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अराजकता की राह से कैसे लौटे। नेपाल के युवाओं का आक्रोश समझ आता है, लेकिन यदि उसकी अभिव्यक्ति हिंसा से होगी तो वह संकट को और बढ़ाएगी। यह शुभ संकेत नहीं है कि आक्रोशित युवा सेना की भी नहीं सुन रहे हैं। उन्हें यह देखना होगा कि नेपाल में वैसी स्थितियां का निर्माण न हो नहीं पाए जैसे बांग्लादेश में निर्मित हुई, जिनकी नतीजे में वहां 1 वर्ष बाद भी अनिश्चितता व्याप्त है। नेपाल कोविड महामारी के बाद से ही आर्थिक संकटों से घिरा हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता ने इस संकट को और अधिक बढ़ाया है। नेपाल के नेता कुछ भी दावा करें, सत्ता के लोभ में उन्होंने लोकतंत्र के साथ जैसे मनमाने प्रयोग किए हैं, उनसे लोगों को निराशा ही हाथ में लगी है। यह सही समय है कि नेताओं की नई पीढ़ी नेपाल का नेतृत्व करने आगे आए और अपने पुराने नेताओं की गलियों से सबक सीखे। भारत को नेपाल की चिंताजनक स्थितियों से सतर्क रहना होगा। उसे यह भी देखना होगा कि अस्थिरता के साथ अराजकता से घिरे नेपाल में विदेशी ताकतों और विशेष रूप से चीनी हस्तक्षेप न बढ़ने पाए। अगला बिजनेस स्टैंडर्ड का ये लेख है, भारतीय स्टार्टअप के सपने कैसे हों साकार। अजीत बालकृष्ण जी लिखते हैं, अक्सर मेरे पास राज्यों या केंद्र सरकार के अधिकारियों के फोन आते हैं जो मुझे उनके द्वारा आयोजित स्टार्टअप सम्मेलनों में बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। मेरे पास ऐसे सभी फोन कॉल को संभालना मुश्किल होता है। जब भी मैं ऐसे सम्मेलनों में शामिल होता हूँ तो वहाँ सैकड़ों कॉलेज के छात्र दिन भर मेरे जैसे उद्यमियों और सरकारी अधिकारियों के भाषण सुनते हैं और प्रस्तुतियां देखते हैं। इन बैठकों को ध्यान में रखते हुए मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर क्यों और कैसे स्टार्टअप उन सामान्य कारोबारी चक्र में शामिल हो जाते हैं जिनसे हम सब गुजरे हैं। 1960 के दशक की हरित क्रांति, 1970 के दशक में सार्वजनिक उपक्रमों को उद्धारक के रूप में देखने का दौर, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, मॉडर्न ब्रेड और 1990 के दशक का मुक्त बाजार एलपीजी रिफॉर्म्स, 2000 के दशक के आरंभ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। अपने अर्थशास्त्री दोस्तों की नाराजगी का खतरा मोल लेते हुए भी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये कारोबारी लहरें उसकी तरह ही है जो हमने अपनी महिला मित्रों के वास्तविक फैशन की दुनिया में देखी, यानी रेशम की साड़ी की जगह नायलॉन की साड़ी, उसके बाद नीली जींस, काली टी शर्ट या फिर सलवार कमीज का कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम भारतीय लड़कियों और महिलाओं की पसंद बन जाना। इन पहनावों का चलन किस प्रकार जोर पकड़ा है, यह कैसे तय होता है, इनमें कौन सा चलन कितने समय तक रहेगा फिर गायब हो जाएगा। फैशन की दुनिया के चुनिंदा दोस्तों द्वारा अपनाया जाना, उसके बाद बॉलीवुड के अदाकारों और मॉडलों द्वारा अपनाया जाना, यही सबसे स्पष्ट व्याख्या नजर आती है। ऐसे में हम क्या कीन्सवाद, जो कीन्स की थ्योरी बोलते हैं ना, उसके हिसाब से, या जो फ्री ट्रेड होता है, या थैचरवाद, यही मतलब विभिन्न टाइप के ये थ्योरी है। मतलब कीन्सवाद, मुक्त बाजार, थैचरवाद, वॉशिंगटन सहमति, नव उदारवाद जैसे शब्दों को फैशन की शब्दावली के रूप में देख सकते हैं और यह मान सकते हैं कि आर्थिक नीतियों की प्रवृत्तियां भी वैसे ही ताकतों से संचालित होती हैं जैसे फैशन ट्रेंड्स। दूसरे शब्दों में क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में हम उन देशों के मॉडल को अपनाते हैं जिन्हें हम किसी विशेष समय में प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं। स्टार्टअप की दुनिया में आज की फैशन लीडर मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इसमें भी विशेष रूप से सिलिकॉन वैली में भी स्थित हैं।
इसलिए उस फैशन राजधानी से आने वाले संदेशों को समझना जरूरी हो जाता है, जैसा कि इन दिनों आम हो गया है। मैंने यह सवाल चैट जीपीटी के समक्ष रखा और मुझे उत्तर मिला कि सिलिकॉन वैली का दुनिया का प्रमुख स्टार्टअप केंद्र बनना किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति और संस्थागत ढांचे के दुर्लभ संयोजन का परिणाम है, जो एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते रहते हैं। इसकी शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में हुई, जब अमेरिका ने रडार, सेमीकंडक्टर और कंप्यूटिंग पर रक्षा खर्च के माध्यम से बे एरिया में निवेश किया। स्टैनफोर्ड स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय फ्रेडरिक टर्मन के नेतृत्व में छात्रों और शिक्षकों को अपने शोध को व्यवसाय के रूप देने के लिए प्रोत्साहित करता था। इससे ह्यूलिट पैकर्ड और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर जैसी कंपनियां अस्तित्व में आई और शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों, सरकार के बीच करीबी सहयोग का एक मॉडल तैयार हुआ। इसके बाद एक ऐसी संस्कृति विकसित हुई जो जोखिमों को अपनाती थी और असफलता को कलंक नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानती थी। इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट ने इस सोच को और मजबूत करते हुए उद्यमियों पर बार बार भरोसा किया। स्टॉक विकल्पों के जरिए कर्मचारियों को दीर्घकालिक सफलता से जोड़ दिया। उत्साह और विचारों की सघनता भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। एक छोटे से क्षेत्र में इंजीनियरिंग और उद्यमी स्वतंत्र रूप से ज्ञान का आदान प्रदान करते थे, और जबकि स्टैनफोर्ड और बर्कले लगातार नई प्रतिभा तैयार करते रहे। प्रवासी लोगों ने महत्वाकांक्षा और विविधता जोड़ी और अमेरिकी बाजार में उन्हें विस्तार का मंच दिया। आखिरकार सफल संस्थापक मेंटर और निवेशक के रूप में फिर से निवेश करते हैं। इससे एक सतत चक्र बनता है। आज भी सिलिकॉन वैली की वैश्विक नवाचार में अग्रणी भूमिकाओं को बनाए रखे हुए है। जैसा कि आप चैट जीपीटी की उपरोक्त टिप्पणी से देख सकते हैं कि टेक स्टार्टअप के क्षेत्र में सिलिकॉन वैली के दबदबे में ढेर सारे वेंचर कैपिटल की रक्षा वेंचर कैपिटल और रक्षा खरीद का योगदान है, जिन्होंने स्टार्टअप को शुरुआत में सक्रिय और सकारात्मक
जरूरी है कि नेपाल में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जेन जी कर रहा है। ये युवाओं का एक ऐसा समूह है जो पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहा है। इस समूह ने पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए सरकार के मंत्रियों और अन्य प्रभावशाली हस्तियों के बच्चों को फिजूल खर्ची तथा उनकी जीवन शैली को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने कि सरकार के फैसले को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी के साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज दबाने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि किसी भी देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन क्या हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ ही एकमात्र इसका साधन है। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि नेपाल की सरकार जो युवा वर्ग देश एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और माहौल का शांत कर बातचीत की राह पर लौटेंगे। सेहत पर संकट। देश के कई शहरों और महानगरों में वायु प्रदूषण इस कदर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि इसका सीधा असर लोगों के फेफड़ों पर पड़ने लगा है। नतीजा यह है कि लोगों की आयु घट रही है, वे कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हर वर्ष लाखों लोग सांस से जुड़ी बीमारियों के अलावा हृदय रोग, कैंसर जैसी जटिलताओं का सामना कर रहे हैं। दरअसल लंबे समय तक जहरीली हवाओं के बीच रहने से फेफड़े की कोशिकाएं कमजोर पड़ने लगती हैं और श्वसन रोग से संबंधित 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन रेसिपिकॉन 2025 में विशेषज्ञों की ओर से साझा किए गए आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। उनकी मुताबिक देश में हर वर्ष फेफड़े के कैंसर 81,700 नए मामले सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हवा में प्रदूषण का असर केवल फेफड़े तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी जो इम्यून सिस्टम है उसको भी कमजोर कर रहा है। बच्चों की सेहत पर भी जहरीली हवा का गंभीर असर पड़ रहा है, जो भविष्य के लिए एक बड़ी चेतावनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि फेफड़े का स्वास्थ्य कोई एक दिन में नहीं बिगड़ता है। अगर सामूहिक रूप से समन्वित प्रयास किए जाएं तो स्थिति और ज्यादा गंभीर होने से बचाया जा सकता है। देश में सार्वजनिक परिवहन जो तंत्र है उसको मजबूत नहीं किए जाने का नतीजा है कि लोग आवाजाही के लिए निजी वाहनों का अधिक इस्तेमाल करते हैं। हर वर्ष सड़कों पर बड़ी संख्या में नए वाहन आ रहे हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। ये निराशाजनक है कि न तो उद्योगों से निकलने वाले कचरे एवं धुएं को नियंत्रित करने के ठोस उपाय अब तक हो पाए हैं और न ही फसलों के अवशेष जलाने की समस्या का कोई प्रभावी समाधान निकल पाया है। हालात यह है कि हर दिन लोगों के फेफड़ों में जहरीली हवा भर रही है। विशेषज्ञों की चेतावनी को सरकार और समाज दोनों को गंभीरता से लेना होगा। हमें जीवनदायिनी वायु को प्राण घातक बनने से हर हाल में रोकना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो सांसों की डोर कमजोर होती चली जाएगी। अगला है आर्कटिक की संपदा पर हक की मूड। प्रमोद भार्गव जी लिखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को हथियाने की होड़ में लगी वैश्विक ताकतों की निगाहें कर्नाटक के खनिजों पर जा टिकी हैं। हालांकि यह क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है और यहाँ के धातुओं का दोहन बहुत कठिन है। आर्कटिक के खनिजों पर, आर्कटिक में ऐसी दुर्लभ खनिज संपदा है कि जिस देश के हाथ में लग जाएगी वो आर्थिक और सामरिक रूप में समृद्ध हो जाएगा। अभी भी आर्कटिक क्षेत्र से रूस के जरिए विश्व का 40% पैलेडियम, 20% हीरे, 15% प्लेटिनम, 11% कोबाल्ट, 10% निकल और 8% जिंक का उत्पादन होता है। क्या बोल रहा है, आर्कटिक क्षेत्र से रूस के जरिए विश्व का 40% पैलेडियम, 20% हीरा, 15% प्लेटिनम, 11% कोबाल्ट और 10% निकल, 8% जिंक का उत्पादन होता है। इसलिए इस क्षेत्र की जरूरत आर्थिक रूप से संपन्न देशों को हो रही है। अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका, रूस और चीन आर्कटिक पर कब्जे की होड़ में शामिल हैं। दरअसल इस क्षेत्र में खनिजों की दोहन की होड़ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक महासागर का जलस्तर बढ़ रहा है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक वृत्त में घिरा हुआ है। दुनिया का सबसे छोटा और उथला महासागर है। इसलिए ये देश आर्कटिक क्षेत्र में संसाधनों की तलाश में उत्खनन बनाने में लगे हैं।
जलवायु परिवर्तन के संकेत साफ दिखने लगे हैं। नई शोध बताते हैं कि आर्कटिक से हिमनद तो टूट रही है। वायुमंडल का तापमान बढ़ने के कारण बर्फ भी तेजी से पिघल रही है। जलवायु बदलाव का बड़ा संकेत संयुक्त अरब अमीरात में भी दिख चुका है। बीते 75 वर्षों में यहाँ सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। 24 घंटे में 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। इस बारिश ने रेगिस्तान के बड़े भूभाग को दरिया में बदल दिया था। आर्कटिक पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर शोध एवं अध्ययन लगातार सामने आ रहे हैं। ये अध्ययन विशाल आकार के हिमनदों के पिघलने, टूटने एवं पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के खिसकने और ध्रुवीय भालुओं के मानव आबादियों में घुसने, सील मछलियों में कमी को उजागर करते हैं। ये ऐसे प्राकृतिक संकेत हैं जो पृथ्वी के बढ़ते तापमान का आर्कटिक पर प्रभाव बता रहे हैं। पर्यावरण विज्ञानी इस बदलाव को समुद्री जीवों, जहाजों, पेंगुइन, छोटे द्वीपों पर आबादी के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देख रहे हैं। बीते एक दशक के भीतर ऐसी खबरें ज्यादा आई हैं कि विशेष तौर पर उत्तरी ध्रुव की स्थिति की जानकारी देने के लिए सजग प्रहरी के रूप में अनेक उपग्रहों की तैनाती कुछ देशों ने की है। अमेरिका की नेशनल स्नो एंड साइंस डाटा सेंटर के अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2014 में ही उत्तरी ध्रुव की 32.90 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बर्फ की परत पिघली है। 2014 में उत्तरी ध्रुव की 32.90 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह क्षेत्र पर लगभग भारत भूमि के बराबर है। इस संस्थान के अनुसार 1979 में उत्तरी ध्रुव पर बर्फ जितनी कठोर थी अब वो उतनी नहीं रह गई है। इस ठोस हिमतल में 40% की कमी आई है। हिमतल में एक वर्ष में इतनी बड़ी तरलता इस बात की द्योतक है कि भविष्य में इसके पिघलने की गति और तेज हो सकती है। उधर साधन संपन्न देश इस जलवायु परिवर्तन को वरदान मानकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अन्य खनिजों के व्यापक भंडार हैं। इसलिए अमेरिका इस क्षेत्र में रणनीतिक दृष्टि से सैन्य ताकत बढ़ा रहा है ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दी जा सके। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इस क्षेत्र में दुनिया के 13% तेल और 30% गैस भंडारों के साथ अनेक दुर्लभ खनिज उपलब्ध हैं। अमेरिका इसलिए ग्रीनलैंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। रूस पहले से ही इस क्षेत्र का बड़ा खिलाड़ी रहा है। उसने यहाँ अपनी सैन्य एवं आर्थिक उपस्थिति बढ़ाई है। रूस यहाँ सुविधाजनक स्थिति में इसलिए है क्योंकि उसका भूभाग का 5वां हिस्सा आर्कटिक में है। आर्कटिक तटीय सागर की आधी से ज्यादा लंबाई रूसी क्षेत्र में आती है। रूस यहाँ की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर उसका उत्तरी समुद्री मार्ग से कारोबार करने की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि अभी भी रूस की अर्थव्यवस्था में 10% के बाद की भागीदारी आर्कटिक की खनिज संपदा के दोहन पर ही निर्भर है। 10% के बाद की भागीदारी। चीन आर्कटिक का नया खिलाड़ी है। उसने इस क्षेत्र में बुनियादी संरचना और परियोजनाओं में निवेश शुरू कर दिया है। चीन दूसरे देशों के बढ़ते दखल के कारण स्वयं को अब आर्कटिक का निकटतम देश बताकर अपनी दावेदारी मजबूत करने के प्रयास में है, जबकि वह न तो इस क्षेत्र के निकट है न ही आर्कटिक से जुड़ा उसका कोई समुद्री तट है। वह आर्कटिक परिषद का देश भी नहीं है। चीन यहाँ अपने परमाणु ऊर्जा चलित जहाजों को भेजने की कोशिश में है। अमेरिका के लिए चीन की यह नई चुनौती है। यहाँ बर्फ पिघलने को चीन अपने लिए अनुकूल स्थिति इसलिए मानकर चल रहा है क्योंकि तेजी से बर्फ पिघलने से उत्तरी समुद्री मार्ग खुलते जा रहे हैं। स्वेज नहर की तुलना में व्यापार के लिए यह नया मार्ग अधिक सुरक्षित माना जा रहा है। सुदूर आर्कटिक परिषद में कुल 8 देश सुदूर आर्कटिक परिषद है, उसमें 8 देश हैं, जैसे कि कनाडा, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका और रूस। कौन कौन से जो आर्कटिक परिषद है उसमें 8 देश हैं, जैसे कनाडा और अमेरिका और रूस, 3 बड़े बड़े देश हो जाते हैं। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये देश और हो जाते हैं। तो अमेरिका ने ग्रीनलैंड में शीत युद्ध के आरंभ में ही सैन्य ठिकाना बना लिया था। इससे पहले थुले नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब
पिटूफिक स्पेस बेस के नाम से जाना जाता है। इस ठिकाने पर एक अत्यंत शक्तिशाली रडार अमेरिका ने तैनात किया हुआ है, जो यहाँ की जानकारी उसे तुरंत देता है। यह रडार इतना सतर्क है कि अंतरिक्ष में सक्रिय किसी गेंद जैसी वस्तु को भी देखने में सक्षम है। यानी परमाणु हथियार ले जा रही ब्लास्टिक मिसाइल अगर इस क्षेत्र से गुजरती हैं तो वह रडार की पकड़ में आसानी से आ सकते हैं। कोयले का भी इस क्षेत्र में अकूत भंडार है। औद्योगिक विकास के वास्ते खनिज संपदा के लिए यह व्यापारिक गतिविधि तेज हुई है। इस कारण यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ाने लगा है। इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अनेक दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण बर्फ का पिघलना भी है। अत्यधिक गर्मी और सर्दी का पड़ना भी इसके कारक माने जा रहे हैं। वैज्ञानिकों की चिंता तब और ज्यादा बढ़ गई है जब आर्कटिक में फ्रांस से भी बड़े आकार के हिमनद टार्टन के पिघलने की जानकारी अनुमान से कहीं ज्यादा निकली। यानी अभी तक जो अनुमान लगाए गए थे उसकी तुलना में यह विशाल का हिमनद कहीं अधिक तेजी से पिघल रहा है। इसे समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सेंट्रल वाशिंगटन विश्वविद्यालय के पाल बिनबेरी की एक रिपोर्ट में मुताबिक अध्ययन से पहले लगता था कि टार्टन हिमनद की बर्फ स्तर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के असर के कारण इसकी स्थिरता में बदलाव देखा गया है। यह तेजी से पिघल रहा है। यदि आर्कटिक में उत्खनन की गतिविधियां बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन का संकट गहराएगा। अगला राष्ट्रीय सहारा का ये संपादकीय है जैन जी की बगावत। अभी देखा था पिछले जो संपादकीय देखा था जैन जी मतलब वहाँ के एक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए युवाओं का एक संगठन है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों की मौत होने के बाद स्थिति काबू से बाहर हो गई है। पुलिस के साथ हुई झड़पों में खुद कुजेन जी यानी युवा पीढ़ी बता रहे कि 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। काठमांडू के अलावा पूर्वी शहर इटहरी में 2 लोग मारे गए हैं। जगह जगह कर्फ्यू लगा है। सेना सड़कों पर है। भारी झड़प एवं मौतों के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को राजी नहीं है। गृह मंत्री रमेश लेखक के बाद अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है। सरकार की तरफ से मिले संकेतों के अनुसार जल्द ही सोशल मीडिया बैन हटा लिया गया। हालांकि सरकार के रवैये और भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। उम्र होते प्रदर्शन को देखते हुए संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास और शीतल निवास पर कर्फ्यू लगा हुआ है। अभी कुछ महीनों पहले ही नेपाल में राजशाही बहाल करने को लेकर आंदोलन हो चुका है। तब भी नाराज युवाओं द्वारा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। सरकार ने पिछले सप्ताह ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया एवं मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार का आरोप है कि सोशल मीडिया कंपनियां कानूनों का पालन करने में कोताही कर रही हैं। चीन की सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक द्वारा सभी नियमों का पालन किया है, इसलिए उस पर प्रतिबंध नहीं लगा है। टिकटॉक पर चल रहे नेपो बेबी ट्रेंड हो रहे हैं, जिसमें नेताओं के बच्चे ऐसो आराम भरे जीवन की तस्वीरें और वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। ये सच है कि बिना वजह सोशल मीडिया को प्रतिबंध करने से युवाओं में आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक है। नेपाल में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने पर भी नेपालियों में भारी निराशा है। विदेश की बदहाली के लिए राजनेताओं को दोषी मानते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मीडिया वास्तविकता छिपाने में सरकार का पक्षकार बन गया है। इसे स्वतंत्रता का हमला मान रहे हैं। जनता की ताकत को नजरअंदाज करने वालों को यह समझना होगा कि नई पीढ़ी निरंकुशता मौन होकर नहीं बर्दाश्त कर सकती है। उसे अपने अधिकारों और ताकतों का अंदाजा है। नेताओं को राजशाही वाले अंदाज त्यागने होंगे। आधार को मानना होगा। ये संपादकीय इसके बारे में देखते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर बिहार में मतदाताओं को कई तरह के दस्तावेज जुटाने की आफत में डाल रहे निर्वाचन आयोग को उच्चतम न्यायालय ने सख्त संदेश दे दिया था कि इस बात से
मतदाताओं को तो राहत मिलेगी, साथ ही विपक्षी दल के नेताओं की उन आशंकाओं पर भी कुछ विराम लगेगा जिससे उनमें बड़े पैमाने पर वोट काटे जाने की चिंता पैदा हो गई। विपक्ष की आशंकाओं के आधार को निर्धारित दस्तावेजों की सूची में न रखने से बढ़ गई थी। शीर्ष अदालत ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार को 12वें निर्धारित दस्तावेज के रूप में शामिल करें। अभी तक एसआईआर के लिए 11 दस्तावेज निर्धारित हैं जिन्हें मतदाताओं को अपने पत्रों के साथ जमा करना है। यहाँ अदालत ने साफ कर दिया कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, इसे सिर्फ पहचान के लिए ही स्वीकार किया जाएगा। आयोग को यह अधिकार दिया है कि मतदाता द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड की संख्या की वास्तविकता का पता लगा सकता है। अदालत के अनुसार यह साफ होना चाहिए कि केवल वास्तविक नागरिकों को ही मतदान करने की अनुमति हो। जाली दस्तावेज वाले को मतदाता सूची से बाहर रखा जाए। आयोग की दलील थी कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.6% ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। अब आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने के अनुरोध से कोई व्यवहारिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने आधार अधिनियम 2016 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का हवाला दिया और कहा कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार जा सकता है। आयोग ने सूचित किया था कि एफआईआर के तहत बिहार में तैयार की गई मसौदा मतदाता सूची में दावे, आपत्तियां और सुधार 1 सितंबर के बाद भी दायर किए जा सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इन पर विचार किया जाएगा। मतदाता मसौदा सूची में 65 लाख नाम कट चुके हैं। आयोग का कहना है कि इनमें मृत और स्थान बदल चुके लोग शामिल हैं, तो विपक्ष का कहना है कि इनमें कोई अवैध अप्रवासी और घुसपैठिया क्यों नहीं है जिनके नाम पर सारी कवायद की गई थी। संकेत कुछ अलग दिखते हैं। राजेश मणि, आज नेपाल का आंदोलन विश्व पटल पर चर्चा का विषय बन गया है। भारी हिंसा के बाद प्रधानमंत्री शर्मा जी और गृह मंत्री इस्तीफा दे देते हैं। गौरतलब है कि पहले भी नेपाल में आंदोलन होते रहे, जैसे कि मधेश आंदोलन, माओवाद आंदोलन। ये सभी आंदोलन अपने हक और अधिकार के लिए ही लड़ते रहे, परंतु अब बहुत ही कम समय में जो वर्तमान आंदोलन ने स्वरूप लिया है वह बहुत कुछ कह रहा है। 22 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दरअसल इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के पीछे सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर 4 सितंबर को प्रतिबंध लगाना रहा है। यह खबर पूरे नेपाल में आग की तरह फैल गई। आंदोलन की अगुवाई जेन जी समूह ने किया। जेन जी समूह 1997 से 2012 तक के बीच पैदा हुए लोगों का समूह है, या यूं कह लीजिए कि नौजवानों का समूह है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी राजनीतिक संगठन से इस समूह का जुड़ाव नहीं है। जो तकनीकी रूप से सशक्त हैं या तमाम हैं, ऐसी तकनीकों का उपयोग करते हैं जिनमें सोशल मीडिया के सभी फॉर्म आते हैं। जेन जी समूह बांग्लादेश और श्रीलंका में भी चर्चा में है। युवाओं के समूह में नेपो किड नाम अभियान चलाया, जिनमें उन्होंने सच बात की। मसलन राजनीतिक व्यक्तियों के परिवारों को अलग से तरजीह, राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्तियों के बच्चों को गलत तरीके से अर्जित धन हासिल कर उन बच्चों को विशेषाधिकार मिलना, उनका रहन सहन, गाड़ियों में घूमना, पॉकेट खर्च सब अलग तरीके से दिखते थे। ये सारी बातें उन युवाओं के मन में चिढ़ और बेमनुष्यता पैदा कर दिया था, लेकिन वह ग्रुप कुछ नहीं कर पा रहा था, उनके सामने विवश था। इसके बाद सोशल मीडिया पर नेपो किड नाम से अभियान चलाया गया, जिसमें उनके साथ राजनीतिक और प्रभावशाली लोगों के भ्रष्टाचार को धीरे धीरे उजागर करने लगे। अब यह एक बड़ा समूह बन गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक और प्रभावशाली व्यक्ति सरकार पर दबाव बनाने लगे। दिन प्रतिदिन उनके कारनामे सामने आ रहे थे। उनके प्रभाव में सरकार को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। व्हाट्सएप, एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दबाने का आरोप लगा था। इस दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया था। जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के पास पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया, तो प्रदर्शनकारियों को रोकने के आंसू गैस फिर से चलाया गया था।
जेनजी समूह प्रतिबंध के बाद भी और उग्र हो गया, क्योंकि भ्रष्टाचार को भी, क्योंकि जो सॉरी क्योंकि जो भ्रष्टाचार को इस आंदोलन के साथ जोड़ दिया। संसद परिसर में घुसने को उतारू आंदोलनकारियों ने भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया। हिंसा और मौत के बाद कुछ मानव अधिकार संगठन भी जुड़ गए और न्याय की मांग करने लगे। अब एक कौतूहल का विषय भी है कि सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रतिबंध बावजूद लोग कैसे इकट्ठे हो गए। यहाँ यह जानना जरूरी है कि नेपाली नागरिक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों का उपयोग दैनिक चर्चा में करते हैं। मैसेंजर, व्हाट्सएप, टिकटॉक, है ना, और नेपाल में खूब बातें की जाती हैं। इसकी सामान्य कॉल से कम पैसों में बात हो जाती है। टिकटॉक ने सरकार को आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ हैं, आपकी सूचना को लोगों तक पहुंचाएंगे। इस नाते टिकटॉक को प्रतिबंध नहीं किया गया था। यह आंदोलन कुछ अलग संकेत भी दे रहा है। सोशल मीडिया का इतना बड़ा ग्रुप तैयार हो गया, नौजवान या आम लोगों का भी बिना इसकी दैनिक चर्या प्रारंभ नहीं हो रही। वो अलग डिबेट का विषय है कि कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी है, लेकिन चिंतन का विषय तो है। आंदोलन को देखते हुए भारतीय पुलिस और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुस्तैद है भारतीय सीमा पर, है ना। इंडो नेपाल बॉर्डर पर 1751 किलोमीटर लंबी है, जिस पर निगरानी बढ़ा दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रदर्शन का असर भारत पर भी पड़ा है। बॉर्डर के बहुत सारे बाजार नेपाल आधारित हैं। संकेत यह भी है कि लोकतंत्र के लिए भ्रष्टाचार और राजनीतिक वर्चस्व के जरिए विशेष व्यक्ति होना, विशेष दर्जा प्राप्त करना, विशेष रूप से धन अर्जित करना, जैसे पहले भी नुकसानदायक रहा है और आज भी यह आंदोलन दूसरों के लिए सीख भी हो सकते हैं। समान नागरिक अधिकार लागू रहे, समानता बनी रहे, संविधान की रक्षा होती रहे। कुल मिलाकर इस समय नेपाल की राजनीति में भारी उथल पुथल जारी है और आंदोलन अभी स्थगित नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नेपाल सरकार ने सेना को दी है। मंगलवार को नेपाल के युवाओं का उग्र रूप कई शहरों में देखने को मिला। मंगलवार दोपहर की प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने इससे पहले प्रधानमंत्री ओली के निजी निवास के अलावा कई नेता, पूर्व प्रधानमंत्री के निजी आवासों में तोड़फोड़ की। विदेश मंत्रालयों ने मंगलवार को कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान कई नौजवानों की मौत से बेहद दुखी है। उसे उम्मीद है कि शांतिपूर्वक तरीके से मुद्दों को समाधान हो जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत पड़ोसी देश के घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रही है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक करीबी मित्र और पड़ोसी होने के नाते हम इस उम्मीद रखते हैं कि सभी पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत के जरिए किसी मुद्दे का समाधान करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देवा को घर में घुसकर पीटा। वित्त मंत्री विष्णु फेडोल को काठमांडू में उनके घर के नजदीक दौड़ाकर पीटा। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इन हिंसक घटनाओं के बीच खबर है कि प्रधानमंत्री ओली को सेना अज्ञात स्थान पर ले गई है। इस हिंसा में अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। युवा बेरोजगारी, पलायन, चौपट हो चुकी अर्थव्यवस्था से पहले ही तनाव में था। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने से इस आक्रोश को चिंगारी मिल गई। लगता है कि नेपाल के माहौल को खराब होने में किसी तीसरा का हाथ है। हिंदुस्तान का अगला एडिटोरियल है ओली का इस्तीफा, इससे ही संबंधित है। जस्ट अभी ये मैंने पढ़ा हुए 2-3, एक बार इसको देख लेते हैं। पड़ोसी देश नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद हालात सामान्य होने की जितनी आशा है उतनी आशंका इस बात की भी कहीं यह नवोदित लोकतंत्र बांग्लादेश की तरह अस्थिरता और अराजकता की खो में न भटक जाए। नेपाल से आ रही खबरों, दृश्यों से इतना तो साफ हो गया है कि नौजवान पीढ़ी यानी जेन जेड का आक्रोश सिर्फ सोशल मीडिया के नियमन को लेकर नहीं, बल्कि ये समूची राजनीतिक वर्ग तंत्र के खिलाफ है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, विभिन्न दल के नेताओं के घरों और दफ्तरों में आगजनी दुखद घटनाएं इसी बात की तस्दीक करते हैं कि कोलंबो और ढाका में सत्ताधारी दल के नेता
निशाने पर थे, लेकिन काठमांडू में विपक्षी नेताओं पर भी हमले की वारदातें बताती हैं लोगों की निराशा कितनी गहरी है। साल 2008 में गणराज्य बनने के बाद से अब तक नेपाल में 13 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ की राजनीतिक वर्ग की क्या प्राथमिकता रही है। इसलिए ताजा उथल पुथल के पीछे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, महंगाई, बेरोजगारी जैसे कारक गिनाए जा रहे हैं। इनको सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि दुनिया भर में, खासकर विकासशील देशों में, शिक्षा और जागरूकता के प्रसार के साथ साथ लोगों, विशेषकर नौजवान पीढ़ी की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। विकसित देशों के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वे अपनी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अपने नौजवानों की अपेक्षाओं का प्रबंधन कर लेते हैं। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर मुल्कों की सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है कि ऐसे में सुशासन के जरिए अपने लोगों के विश्वास को बनाए रख सकती हैं। पारदर्शिता इसकी पहली शर्त है। विडंबना यह है कि पड़ोसी देशों के हालात से ओली सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। गौर कीजिए कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति विक्रम सिंघे हाल ही में गिरफ्तार किए गए थे और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भ्रष्टाचार के मामले में जेल में गए थे, और थाईलैंड के शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन सिनवात्रा को हाल ही में कदाचार के मामले में 1 साल की कैद सुनाई थी। और श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में सरकार को अपदस्थ करने के लिए जिस तरह से हिंसक विरोध या विद्रोह का सहारा लिया गया वो चिंताजनक इसलिए है कि उस इसीलिए इस उपमहाद्वीप में कहीं ये लोकप्रिय संस्कृति ने बन जाए। दक्षिण एशियाई देशों में भारत को छोड़कर कोई भी मुल्क लोकतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता। ऐसे में भारत के लिए विशेष चिंता की बात है कि पड़ोसी देशों की अराजकता की आंच को वह चौधरी में प्रवेश न करने से रोकें। नेपाल से चूंकि हमारा सबसे करीबी रिश्ता रहा है, दोनों देशों में नागरिकताओं की आवाजाही पूरी तरह से खुली हुई, इसलिए चुनौती और गंभीर है। अगर वहाँ जल्द संयम शांति नहीं होती है तो बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सरहदी इलाकों पर विशेष निगरानी की आवश्यकता है। निसंदेह नेपाल में आज जो कुछ हो रहा है इसके लिए केपी शर्मा ओली मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। अपने शासन की खामियों को ध्यान से भटकाने के लिए अक्सर भारत विरोधी उम्र राष्ट्रवाद का कार्ड खेलते रहते हैं। आज उनकी सत्ता उसी चरम राष्ट्रवादी अराजकता की शिकार हो गई है। उनकी सरकार के इस पतन में दुनिया के शासकों के लिए कई अहम सबक हैं, अगर वे सीख सकें तो। बगावत से बेपटरीपन्न हो जाए नेपाल। एसडी मुनीपुर राजदूत और प्रोफेसर जेएनयू। दिनों की जन विद्रोह में नेपाल ने वो सब कुछ देखा है जिसे किसी लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं माना जाता। फिर चाहे संवैधानिक भवनों को आग के हवाले करना या सरकारी इमारतों पर कब्जा करना या मंत्रियों को सड़क पर दौड़ाना, ये सब संकेत थे कि हालात हाथ से निकल चुके हैं। इसका एकमात्र हल सत्ता परिवर्तन है। आखिरकार मंगलवार दोपहर प्रधानमंत्री ओली ने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। देर शाम राष्ट्रपति इस्तीफे की अपुष्ट खबर भी आने लगी। दरअसल फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुए जन विद्रोह की अगली कड़ी नेपाल है। कुछ मामलों में यहाँ के हालात कहीं अधिक गंभीर हैं। कई विरोध प्रदर्शनों के में कई जाने जा चुके हैं। मौतों की इतनी खबरें किसी अन्य आंदोलन में नहीं आई थी। बांग्लादेश में बेशक कुछ जाने गई थी, लेकिन वो आंदोलन से पहले की बात थी। बाद के दिनों में जो मृत्यु हुई है उसकी वजह कुछ और थी। श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह नेपाल में भी विरोध प्रदर्शन का जिम्मा जनरेशन जेन जेड ने संभाला है, यानी वे युवा जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, जिनको इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के युग में पली बड़ी पीढ़ी माना जाता है। ऊपरी तौर पर यह आंदोलन फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने की सरकारी फरमान के खिलाफ दिख रहा था, लेकिन असली वजह रही गठबंधन सरकार की असमता और उसका भ्रष्टाचार प्रदर्शनकारी। इस मांग पर अड़े रहे ओली और उनके अन्य नेता अपना रवैया बदलें और अन्यथा पद छोड़कर चले जाएं। वास्तव में पूरी दक्षिण एशिया की यही स्थिति है। तमाम हुकूमतें अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रही हैं, जिसके कारण जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही। लोगों की तकलीफें जब बढ़ती हैं तो उनमें नाराजगी पनपती हैं। धीरे धीरे यही गुस्सा उन्हें विद्रोह करने के लिए मजबूर करता है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में यह आक्रोश हकीकत बन चुका है। तो पाकिस्तान और म्यांमार में कुछ हद तक यह आकार लेता दिख रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है। दूसरे देशों में
नेपाल में भाई भतीजा परिवारवाद ने हालात बदतर कर दिए हैं। नेपाल कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर बेउदा साल 95 के बाद से 5 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। फिर भी उनकी पत्नी आरजू राणा देवी ओली सरकार, जो नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल की गठबंधन से बनी थी, वे विदेश मंत्री थी। उन्होंने हालिया आंदोलन के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। उनके बेटे जयवीर सिंह देओबा के लिए मानो तो सरकारी खजाना खुला हुआ था। यही काम पुष्पकमल जो दाहाल प्रचंड ने किया था। यही आरोप केपी शर्मा ओली पर भी है। इन तीनों नेताओं ने अपने कुर्मियों को आगे बढ़ाने और पैसे बटोरने के आरोप हैं। दुर्भाग्य से करीब 2 दशकों से नेपाल की राजनीति इन्हीं 3 नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। इनकी फितरत भ्रष्टाचार करना, किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहना, यहाँ तक कि खुद इनकी पार्टी के लोग इनसे अजीज आ चुके हैं। अब इस देश की दशा क्या होगी, विकल्पहीनता की बात बेमानी है, क्योंकि ऐसे किसी आंदोलन से कोई न कोई विकल्प तैयार होता ही है। श्रीलंका में 2022 के आंदोलन के बाद रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, जबकि 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी यूएनपी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। वह खुद हद तक हार गए थे, लेकिन बाद में कम्युलेटिव नेशनल वोट के आधार पर यूएनपी को आवंटित राष्ट्रीय सूची के माध्यम से संसद पर पहुंचे थे। संसद पहुंच सके और हो सकता है कि नेपाल में कोई अंतरिम सरकार बने और अगले 4-6 महीने में चुनाव कराने की घोषणा करें। इस तरह आगामी चुनाव होगा और इसमें उभरने वाले नई नेतृत्व में लोगों का भरोसा हो सकता है। नेपाल में फौज शायद ही सत्ता संभालने के लिए आगे आएगी। दरअसल दक्षिण एशिया में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहां का फौजी नेतृत्व सत्ता संभालने की इच्छुक दिखता है। हालांकि पाकिस्तान की सेना अब समझ गई है कि लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए अब वह यह काम अपने किसी मुखौटे के जरिए करती है, जो कहने की लोकतांत्रिक रूप से देश का प्रतिनिधित्व करता है। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी विद्रोह के बावजूद फौज ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था। वास्तव में दक्षिण एशिया का चरित्र यह है कि यहाँ किसी ऐसे सेना प्रमुख के लिए शासन स्थापित करना आसान नहीं है, मगर जैसे तैसे सरकार बना ले शायद ही टिक सकता है। ऐसी सूरत में नेपाल में कोई मोहम्मद यूनिस या रानिल विक्रमसिंघे जैसा चेहरा अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभाल सकता है। कार्यवाहक सरकार में वही राजनेता शामिल हो सकेगा जिसकी छवि साफ सुथरी होगी। मुमकिन है कि प्रदर्शन करने वाले किशोरों, नौजवानों के नुमाइंदे भी इस अंतरिम सरकार का हिस्सा बने। इस पूरे प्रकरण में चीन की कोई स्पष्ट भूमिका नहीं दिख रही है। अगर कोई बाहरी कारक जिम्मेदार है तो उन सोशल मीडिया मंचों के कर्ता-धर्ता हो सकते हैं, जिनका नेपाल सरकार ने प्रतिबंध किया था, क्योंकि इससे उनकी आमदनी प्रभावित हो रही थी। जाहिर है कि ये अमेरिका मंच है और श्रीलंका और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के पीछे हमने अमेरिका का हाथ देखा है। हालांकि अभी नेपाल को लेकर दावे और से अमेरिकी दखलंदाजी की बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण अब तक सामने नहीं आया। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि हमारी सरकार ने बयान जारी करके शांति से मसले का समाधान निकालने की वकालत की है, लेकिन इस उथल पुथल से सीमावर्ती इलाकों में पड़ने वाले प्रभावों से गाफिल नहीं है। 96 से 2006 तक चले माओवादी विद्रोह के समय हमने देखा था कि किस तरह लोग भागकर भारत आए थे। इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है। संभव है कि असरता की सूरत में चीन और अमेरिका जैसे बड़ी ताकतों का यहाँ हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। यह स्थिति हमारे हित में नहीं होगी, लिहाजा नेपाल के नए घटनाक्रम पर हमारी पैनी नज़र स्वाभाविक है। तो मोस्टली आज जो इसमें जो एडिटोरियल दिए गए हैं नेपाल से संबंधित दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही बदतर स्थिति हो चुकी है। और आर्कटिक जो उत्तरी जो अपना ध्रुव है, वहाँ पर जो अपना महासागर है, वहाँ पर कुछ जो विरले जो खनिज पदार्थ भरे हुए हैं उनके संबंध में बहुत ही शानदार एडिटोरियल था। और क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित एडिटोरियल था। तो इस टाइप से हमें एक गहन विश्लेषण से जानकारी मिल जाती है। भारतीय स्टार्टअप के सपने कैसे साकार हों, इससे संबंधित बहुत ही शानदार एडिटोरियल रहा है। जब एडिटोरियल को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सटीक और उसका विश्लेषण मिल जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।